हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। और पीजीडीटी के लेक्चर्स में ये हमारा फोर्थ लेक्चर है, जिसमें आज एमटीटी 051 सब्जेक्ट्स जो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ऑलरेडी 3 यूनिट्स हम इसके कंप्लीट कर चुके हैं। इकाई 1 से लेके 3 तक हम इसका कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग इकाई 4 यानी यूनिट 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग करते हैं, सबसे पहले हम उस चैप्टर के विगत वर्षों के प्रश्न देख लेते हैं। तो इसमें कौन कौन से प्रश्न आ चुके हैं ऑलरेडी। तो देखिए, ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट इससे क्वेश्चन आपका रहेगा ही हर एक साल। और एक आप ये शब्द याद कर लीजिए, अनुवाद्यता। इससे या तो आपका संक्षिप्त टिप्पणी रहेगा या इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न होना ही होना है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आ चुके हैं। अनुवाद्यता का अर्थ स्पष्ट करते हुए अनुवाद की सीमाओं की विवेचना कीजिए, एक प्रश्न ये था। अगला प्रश्न था, पाठ की प्रकृति के स्तर पर अनुवाद की सीमाओं एवं अनुवाद्यता की समस्या की विवेचना कीजिए। एक और प्रश्न आया था, अनुवाद्यता का अर्थ समझाते हुए अनुवाद्यता के विभिन्न आयामों की चर्चा कीजिए। एक और प्रश्न आया था, अनुवाद्यता के स्वरूप, स्थितियों एवं आयामों पर प्रकाश डालिए। और इसी तरह आपका टिप्पणी आया था, संक्षिप्त टिप्पणी अनुवाद्यता पे। तो आप देख रहे हैं इस शब्द को, अनुवाद्यता, 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 एक ही शब्द से रिलेटेड हर बार प्रश्न आ रहे हैं। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। और इन सारे, जब मेरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो आप लेक्चर के बेसिस पे आप वीडियो को रोक रोक के या फिर जिस भी तरह से आप नोट्स बना के आप इन सारे सारे प्रश्नों को लिखते चलिएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। जैसे ही लेक्चर खत्म होगा आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम के टाइम आपके पास एक नोट्स ऑलरेडी बना हुआ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अनुवाद की सीमाएं, अर्थ एवं स्वरूप। तो अनुवाद एक श्रम साध्य कला है। इस कला की पूर्णता में अनेक बाधाएं आती है। इन्हीं बाधाओं को सीमा कहा जाता है। तो अनुवाद करते हुए, अनुवाद एक कला है। ठीक है, आप एक भाषा में लिखे हुए पाठ को आप दूसरे भाषा में कन्वर्ट कर रहे हैं, रूपांतरित कर रहे हैं। तो ये एक श्रम साध्य कला है। और इस कला को करते हुए अनेक बाधाएं आती है, उसी को अनुवाद की सीमा कहा जाता है। वस्तुतः सीमा या लिमिटेशन से तात्पर्य अनुवाद की प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों से है। जब अनुवाद कार्य किया जाता है तो काव्य की पूर्णता एक विशिष्ट सुगमता तो बनाती है, पर साथ ही कुछ विघ्न बनकर सामने भी आती है। तो हम लोग जब अनुवाद कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ मुश्किलें आती है, कुछ आयाम मार्ग को सुगम बनाते हैं तो कुछ जटिल प्रश्न बनकर सामने आते हैं। विघ्न या चुनौती बनकर खड़े होने वाले आयाम सीमा कहलाते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको परेशानी आ रही है अनुवाद की प्रक्रिया के दौरान, जो भी चुनौतियां आ रही है, उसी को हम लोग यहाँ पे सीमा कह रहे हैं, उसकी लिमिटेशन कह रहे हैं। अनुवादक इन सीमाओं के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए उनके निराकरण का प्रयास भी करता है। तो जैसा आपका प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग ही अनुवादक को उसको उसके निराकरण, मतलब कैसे उस चुनौतियों से पार पाया जाए, उसका अनुवादक प्रयास करता है अनुवाद प्रक्रिया के दौरान। अब आते हैं अनुवाद्यता, अर्थ एवं स्वरूप। तो अनुवाद्य या अनुवाद्यता शब्द अन और अनुवाद्य के संयोग से बना है, जिसका अर्थ है जो अनुदित ना हो सके। तो अनुवाद्य का क्या अर्थ हुआ? जिसका अनुवाद ना हो सके। अर्थात स्रोत पाठ और लक्ष्य पाठ में सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक और पाठ प्रयुक्ति परक अभिव्यक्तियों के लिए समानार्थी उपलब्ध ना हो। तो देखिए, तो मान लीजिए कि आप किसी पाठ का आप अनुवाद कर रहे हैं किसी अन्य भाषा में, तो वहां के सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक या अन्य अभिव्यक्तियों के लिए जो भी आप अनुवाद कर रहे हैं, उन अभिव्यक्तियों का आपका लक्ष्य भाषा में उसका कोई भी समानार्थी, उसका सिनोनिम या उसका पर्याय आपके लिए उपलब्ध नहीं है। तो इस स्थिति में अनुवाद्यता की समस्या आती है। इसके अतिरिक्त अनुदित पाठ का पाठक मूल पाठ की संवेदना, संकल्पना और उसकी अर्थवत्ता को ग्रहण ही न कर पाए, ऐसी स्थितियां सकल रूप में अनुवाद्यता की स्थिति कहलाती है। या फिर आपने अनुवाद ऐसा कर दिया है कि जो आपका अनुदित पाठ है उसको पढ़कर जो मूल पाठ जैसा जो भाव है और जो अर्थ है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो इस स्थिति में भी वो अनुवाद्यता की स्थिति कही जाएगी। अतः यह स्पष्ट है कि सीमा एवं अनुवाद्यता लगभग एक ही संकल्पना के दो रूप है, जिनका अंतर उनकी प्रक्रिया से संबंधित है। तो अगर कह सकते हैं कि सीमा और अनुवाद्यता हम लोग एक ही चीज को बोल रहे हैं, एक ही संकल्पना का दो रूप है। अनुवाद की सीमाएं दो रूपों में सामने आती है। पहली, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के अनुरूप चुनौती बनकर सामने खड़ी हो जाती है। तो पहला, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में अंतर के कारण आपको
लिमिटेशंस मिलेगी। दूसरी स्थिति इसी समस्या का विस्तारित रूप है जिसका समाधान न मिल पाने के कारण अनअनुवाद्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अनुवाद्यता से अभिप्राय अनुदित हो सकने की स्थिति या संभावना से है। वास्तव में अनुवाद में समतुल्यता स्थापित हो जाने की वास्तविक और संभाव्य स्थिति अनुवाद्यता है। तो अभी अनुवाद्यता को बताया जा रहा है कि अगर वो अनुदित हो जा रहा है, उसके उसका समतुल्य आप ट्रांसलेशन के माध्यम से आप स्थापित कर पा रहे हैं, तो वो स्थिति अनुवाद्यता कहलाता है। अनअनुवाद्यता की स्थिति में मूल की स्थिति या प्रभाव इतना अधिक होता है कि उसके समतुल्य हमें कुछ मिल नहीं पाता है। तो मूल जो आपका पार्ट है जिसका आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, उसमें उसमें और जिस लक्ष्य भाषा में आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, उन दोनों में इतने स्तर की भिन्नताएं पाई जाती है कि हमें उसके समतुल्य कुछ मिल नहीं पाता है। अगर आप अनुवाद कर भी रहे हैं तो वो अर्थ, वो भाव आपके अनुदित पाठ में नहीं झलक पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अनअनुवाद्यता की स्थिति पैदा हो जाती है। यहाँ हम यह भी कह सकते हैं कि मूल पाठ की विषय वस्तु को तथा उसके भाषिक सौंदर्य को हम चाहकर भी लक्ष्य पाठ हेतु अपने अनुवाद में बदल नहीं सकते। वस्तुतः यहाँ अनुवाद विषय या पाठ की भी चुनौतीपूर्ण सीमा होती है, केवल अनुवादक की ही नहीं। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अनुवादक की सीमाओं की बात कर रहे हैं। जो उस तरह का पाठ है और जिस लक्ष्य भाषा में हम उसको अनुवाद करना चाह रहे हैं, उसकी भाषा की प्रकृति हो गई, दोनों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में अंतर हो गया, तो इस तरह की तमाम चीजें होती है जिसकी वजह से हम हमारे लिए अनुवाद कार्य करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो ये पाठ की भी चुनौती है और एक तरह से अनुवादक की भी कहीं-कहीं चुनौती होती है। उस केस में अनुवादक की चुनौती हो सकती है जिसमें मान लो कि 2 भाषाएं हैं, 2 भाषाओं में अनुवादक को संपूर्ण ज्ञान ना हो, या जिस विषय का अनुवाद हो रहा है उस विषय में अनुवादक को पर्याप्त ज्ञान ना हो, उस तरह की परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान ना हो। तो ऐसी स्थिति में अनुवादक की चुनौतियां हैं। बट जब अन्य भिन्नताओं के कारण आप पाठ को एक भाषा से दूसरे भाषा में समतुल्य स्थापित नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में पाठ की भी चुनौती होती है। ठीक है। अब आते हैं भाषा की प्रकृति के स्तर पर अनुवाद, सीमाएं एवं अननुवाद्यता। तो प्रत्येक भाषा की अपनी कुछ निजी विशेषताएं होती है। भाषा में निहित यही निजी विशेषता अथवा प्रकृतिगत विशिष्टता उसे एक पृथक पहचान देती है। तो आप जितनी भी भाषाओं को ले लीजिए संसार में, हर एक भाषा में उसकी अपनी विशेषता होती है। उसका अपना व्याकरण संरचना होता है, उसका अपना ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है, उसकी अपनी विशिष्टता होती है, उसके अपने लिखने का ढंग होता है। ठीक है। तो इस तरह की अलग अलग विशिष्टताएं अलग अलग भाषाओं की अपनी पहचान बनाती है। वस्तुतः दो भिन्न भिन्न भाषा भाषी समुदायों के बीच विचारों के आदान प्रदान हेतु अनुवाद मध्यस्थता का कार्य करता है। तो अगर दो भाषा भाषी समुदाय एक दूसरे के विचार को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो अनुवाद के माध्यम से ये संभव हो पाता है। अनेक बार ऐसा देखा गया है कि स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की प्रकृतिगत विशेषताएं अनुवाद हेतु सीमा बनकर उपस्थित हो जाती है। तो स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की जो प्रकृतिगत मतलब नेचुरल जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भाषा की विशिष्टता है, उसकी वजह से अनुवाद हेतु वो लिमिटेशन बन जाता है, क्योंकि दोनों के बीच विशेष प्रकार की भिन्नता स्वाभाविक रूप से रहती है। दो भाषाएं हैं, दो भाषाओं में स्वाभाविक है कि भिन्नता तो रहेगी। ध्यातव्य है कि प्रत्येक भाषा का अपना पृथक अस्तित्व होता है, उसकी अपनी एक विशिष्ट संरचना होती है, एक विशिष्ट शैली होती है। इसलिए अनुवाद करते समय स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की प्रकृति को दृष्टि में रखकर उनकी भिन्नताओं एवं समानताओं को आत्मसात कर अनुवाद प्रक्रिया में प्रवृत्त होना चाहिए। तो हमें दोनों भाषाओं के जो उनकी प्रकृति है, उनकी जो विशिष्ट संरचना है, उसकी शैली है, दोनों भाषाओं की क्या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, व्याकरणिक संरचना, इन सभी का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम अच्छे से अनुवाद कर पाएंगे एक भाषा से दूसरे भाषा में। यहाँ हम हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा की प्रकृति एवं संरचना के उदाहरणों द्वारा इस बात को समझ सकते हैं। तो देख लेते हैं उदाहरण क्या है। इसके लिए अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों भाषाओं की कुछ संरचनात्मक प्रवृत्तियों का आकलन करना जरूरी है। अंग्रेजी भाषा के वाक्यों में प्रायः कर्ता, क्रिया और कर्म का क्रम होता है, जबकि हिंदी में कर्ता या कर्म और क्रिया का क्रम होता है। देखिए, राम किल्ड रावणा, ये आपका इंग्लिश सेंटेंस है और ये आपका उसी का हिंदी अनुवाद है। तो ये हो गया राम ने रावण को मारा। तो देखिए इंग्लिश वाले में क्या आया, पहले आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर आपका वर्ब आया, फिर आपका ऑब्जेक्ट आया। तो ये क्रम है आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का। उसी तरह अगर आप हिंदी में देखेंगे तो पहले आया आपका कर्ता, उसके बाद क्या आया, कर्म आया पहले। इसमें ऑब्जेक्ट कब आ रहा था, लास्ट में आ रहा था, लेकिन ये इसका पहले आया। और मारा मतलब क्रिया जो है लास्ट में आ रहा। तो इन दोनों का जैसे देख सकते हैं, इससे आपको स्पष्ट है कि दो भाषाएं हैं, दोनों का जो व्याकरणिक संरचना है वो अलग अलग है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आपने इसको अनुवाद करते अगर डायरेक्ट शब्द वाइज, तो क्या लिखते हैं, राम मारा और क्या लिखते हैं, रावण।
तो अगर किसी को मान लो कि पता नहीं है, उसको पता है कि हर एक भाषाओं का यही क्रम होता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो उसको ऐसे अनुवाद कर देगा। तो क्या ये हिंदी भाषा के अनुरूप हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम जब भी दूसरी भाषा में अनुवाद कर रहे हैं तो उस भाषा की क्या व्याकरणिक संरचना है, उसकी शैली क्या है, वो कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में हमारा पर्याप्त ज्ञान होना जरूरी है, अन्यथा हमारा अनुवाद सार्थक नहीं हो पाएगा। ठीक है, वैसा ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अंग्रेजी वाक्यों में क्रिया विशेषणों का प्रयोग क्रिया के बाद होता है, जबकि हिंदी में क्रिया विशेषण क्रिया से पूर्व आते हैं। तो देख लीजिए, इसमें एडवर्ब रोहित वर्क्स वेरी हार्ड, ठीक है, तो क्या हुआ, और रोहित बहुत मेहनत करता है। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में क्या हुआ, जब आपका क्रिया मतलब जब आपका वर्ब हो गया उसके बाद आपका एडवर्ब आ रहा है, मतलब पहले वर्क्स हुआ फिर वेरी वेरी हार्ड हुआ। यहाँ देखिए क्या है, क्रिया विशेषण मतलब एडवर्ब जो है वो क्रिया के पहले आ रहा है, ठीक है, यहाँ क्रिया के बाद और यहाँ क्रिया के पहले आ रहा है। तो ये भी एक तरह की व्याकरणिक संरचनात्मक आप भिन्नता बोल सकते हैं दोनों भाषाओं में, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी भिन्नताएं हैं, उस वजह से आपको दोनों भाषाओं में अनुवाद के दौरान, ये तो आपका सिंपल एग्जांपल हो गया, लेकिन अगर आप बड़े व्यापक तौर पे देखें तो कई तरह की ऐसी भिन्नताएं आती है संरचना के स्तर पे। तो जो भाषा की संरचनात्मक प्रवृत्तियां होती हैं उनके आधार पे ऐसी भिन्नताएं आती है, जिसकी वजह से आपको अनुवाद में सीमाएं या चुनौतियां देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं उपयुक्त वाक्य। अब ऐसा ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एक सेंटेंस ले लेते हैं। देखिए शायद वो सेंटेंस मिस हो गया है, इसका लेते हैं, मीरा नाचने वाली है, ठीक है, ये सेंटेंस है आपका। ये उपयुक्त वाक्य मतलब इस वाक्य को लीजिए, तो मीरा नाचने वाली है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसमें वाक्य के दो अर्थ हो सकते हैं। पहला अर्थ क्या हो जाएगा कि मीरा अब नाचेगी, मतलब वो नाचने वाली है, ठीक है, और दूसरा हो गया कि मीरा नाचने का काम करती है। नाचने का जो काम करते हैं डांसर्स, उनको भी नाचने वाली बोलते हैं। तो अब वाक्य के और जो पाठ दिया उसके संदर्भ में इसको समझना होगा। तो आप देख सकते हैं एक ही वाक्य के दो अर्थ हो जा रहे हैं। तो जब तक आप, तो इससे आपको क्या होगा, अब आप इसका इसका अर्थ कैसे निकालेंगे, आप पाठ के संदर्भ में निकालेंगे, इसके आगे का जो भी स्टोरी है या फिर जो भी लिखा हुआ है आगे पीछे, उसके संदर्भ में हम इसको इसका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे कि इसका पाठ के संदर्भ में क्या अर्थ है। उसी तरह आप देखिए, पीते जाओ एक वाक्य है, तो इसका एक हो सकता है कि कोई बोल रहा है कि आप पानी को पीते हुए चले जाओ, मतलब पीते हुए जाओ। दूसरा हो सकता है पीने के बाद जाओ, मतलब पी लो उसके बाद जाओ, उसको भी बोलते हैं कि पीते जाओ। और ऐसे ही रहता है, तो एक बोलता है कि पीते ही रहो, पीते जाओ ऐसे करके, तो पीते, तो इसका देखते हैं कि तीन अर्थ हो रहा है एक ही वाक्य का। तो अब किस संदर्भ में क्या अर्थ हो रहा है वो हम लोग पाठ के संदर्भ में वाक्यों का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि बाह्य दृष्टि, जिसको सरफेस स्ट्रक्चर से जो वाक्य सरल से प्रतीत होते हैं, उनकी आंतरिक संरचना कई बार एकाधिक अर्थों को समेटे हुई होती है। यही अर्थवत्ता कई बार अनुवादक के सम्मुख सीमा बनकर उपस्थित होती है और अनअनुवाद्यता के स्तर पर पहुंच जाती है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि बाह्य दृष्टि से तो ये वाक्य सरल मतलब इजी लग रहे हैं, लेकिन उनकी आंतरिक संरचना कई बार एक से ज्यादा अर्थ अपने अंदर छिपाई होती है, और यही अर्थवत्ता जो है, यही अर्थ में जो अंतर है या अर्थ को डिफरेंट डिफरेंट संदर्भों में समझने का की जो चुनौती है, वही अनुवाद्यता के स्तर पर पहुंच जाती है, ठीक है। अनुवादक केवल भाव का अनुवाद नहीं करता बल्कि शैली का भी करता है। भाव एवं शैली दोनों ही अनुवाद में बाधक है और साधक भी। इनकी सहायता से ज्ञान का विस्तार भी होता है और नवीन शैलियां भी सृजित होती हैं। हिंदी में एक ही बात को भिन्न भिन्न शैलियों और शब्दों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, किंतु सभी शैलियों के पर्याय अंग्रेजी में उपलब्ध नहीं होते। ऐसे में अनुवादक सामान्य लगने वाला अनुवाद करता है, उसके समक्ष यह चुनौती भी उपस्थित हो जाती है कि वह मूल के भाव को किस प्रकार दूसरी भाषा में रूपांतरित करता है। तो कई बार जो पाठ होता है उसकी शैली, वो किस शैली में लिखी गई है, वो कविता है, वो गद्य है, नाटक है, तो इस तरह से भी कई बार शैलियों के, विभिन्न शैलियों और शब्दों द्वारा जो भाव व्यक्त किया जा रहा है, वो उसका पर्याय आप किसी दूसरी भाषा में ढूंढते हैं, तो उसमें भी आपको चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं। इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। उसकी पत्नी ज्वर से पीड़ित है, उसकी पत्नी ज्वरग्रस्त है, ठीक है, उसकी बेगम की तबीयत नासाज है, उसकी पत्नी को बुखार है। तो ये चार वाक्य लगभग एक से हैं। हिंदी में हम किसी भी चारों में से किसी शब्द किसी भी वाक्य का हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन हिंदी को उपयुक्त चार चार उदाहरण मिलते हैं जो अलग अलग प्रसंगों में अपनी विशेषता लिए हुए हैं। तो हम लोग अलग अलग प्रसंगों में कैसा हमारा पाठ है, किस तरह का संदर्भ है, उसके अकॉर्डिंग
हम लोग चारों में से किसी वाक्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। किंतु अगर इसका हम अंग्रेजी अनुवाद करेंगे तो अंग्रेजी अनुवाद प्रायः एक ही रूप में देखने को मिलता है। इन चारों को अंग्रेजी में हिज वाइफ इज सफरिंग फ्रॉम फीवर होगा, तो इसका अनुवाद इंग्लिश में तो एक ही तरीके से हो सकता है, लेकिन हिंदी में इसको करने का तरीका देखिए यहीं पे 4 तरीके से करके दिखाया गया है। तो इससे क्या होता है कि भाषा की अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग अलग-अलग आपको प्रसंग में अलग-अलग विशेषताएं मिल जाएंगी। आगे चलते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों का अनुवाद, सीमाएं एवं अनअनुवाद्यता। तो प्रत्येक भाषा और उसके भाषिक समाज की अपनी पृथक पहचान है। उसके अपने मत, विश्वास, रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, धार्मिक मत, आध्यात्मिक मत, लोक मत और दार्शनिक चिंतन है। प्रत्येक भाषा की सामाजिकता भिन्न भिन्न रूप में है। सामाजिक सांस्कृतिक शब्द सामान्यतः सरल होते हैं, किंतु सीमाएं तब विकराल रूप में आती है जब स्रोत भाषा की सांस्कृतिक विशिष्टताएं लक्ष्य भाषा की संस्कृति में विद्यमान ही नहीं होती। ऐसे में अनुवादक को दो भिन्न सांस्कृतिक परिवेश युक्त भाषाओं में तालमेल बैठाता है, अर्थात दो उपभोज्य और पारिस्थितिकीय संस्कृतियों में अनुवादकीय समन्वय। तो आप देखते हैं कि जिस भाषा में आप अनुवाद कर रहे हैं उस भाषा की संस्कृति जो मूल पाठ की जो भाषा है उस भाषा की संस्कृति से कंप्लीटली डिफरेंट है। तो हो सकता है कुछ ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है, जैसे जो रीति रिवाज यहाँ है उसका वहाँ प्रचलन ही नहीं है, उसके लिए वहाँ पे कोई शब्द ही नहीं है। जो वेशभूषा यहाँ पे है उसके लिए वैसी कोई वेशभूषा उस कल्चर में नहीं है। तो इसी तरह की अनेक चीजें आपको मिल जाएगी जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के तौर पर जिसे आप देख सकते हैं। और इन विशिष्टताओं जो भिन्नताएं हैं दोनों भाषाओं में, उसके कारण आपको कई बार ऐसा होगा कि आपको किसी शब्द या किसी वाक्य का आपको पर्याय लक्ष्य भाषा में नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में अनअनुवाद्यता की समस्या आ जाती है, और ऐसी स्थिति में अनुवादक को दो भिन्न भिन्न सांस्कृतिक परिवेश में अनुवादकीय समन्वय कैसे स्थापित करना है, ये उसके लिए चैलेंजिंग हो जाता है। सांस्कृतिक अनुवाद के अंतर्गत सबसे पहली सीमा नामों की आती है। व्यक्ति अथवा पात्र का नाम, खाने पीने की वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, त्योहारों के नाम प्रत्येक भाषा में अपनी पृथक पहचान एवं विशिष्ट संदर्भ रखते हैं। स्रोत भाषा की संस्कृति की अभिव्यक्ति करने वाले ये नाम लक्ष्य भाषा के पाठकों के लिए अपरिचित से लगते हैं, और इसलिए उनके रसास्वादन में बाधा भी उत्पन्न होती है। तो जो भारत में आप देखते हैं कि पात्र का नाम हो गया, खाने पीने की वस्तुओं के नाम हो गए, स्थानों के नाम हो गए, त्योहारों के नाम हो गए, तो इस तरह के जो नाम है वो अपनी पृथक पहचान है, ये इस संस्कृति के संदर्भ में है रखते हैं। अगर उसको आप अंग्रेजी या फ्रेंच या फिर किसी अन्य लैंग्वेज में आप उसको ट्रांसलेट करने जा रहे हैं तो कैसे आपको वही अनुभव मिले, वही रसास्वादन मिले ट्रांसलेशन यानी अनुदित पाठ में भी, इस बात का भी अनुवादक को ध्यान रखना होता है, क्योंकि वो संस्कृति कंप्लीटली डिफरेंट है। तो वो जो दूसरी संस्कृति है जो इस संस्कृति से पूरी तरह से भिन्न है, वो भी कैसे इन संदर्भों के अनुरूप उस पाठ को समझ सके, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। किंतु समस्या यह है कि लक्ष्य भाषा में इन्हें सांस्कृतिक परिवेश सहित कैसे वर्णित किया जाए। ऐसे में अनुवादक को उसके समानार्थी पर्याय खोजकर ज्यों का त्यों रखकर अथवा अंत में व्याख्यात्मक टिप्पणियों द्वारा अनुवाद करना पड़ता है। तो अनुवाद इसको क्या अनुवादक कैसे इस पे डील करता है कि समानार्थी पर्याय जो भी उसके निकटतम पर्याय होता है लक्ष्य भाषा में उसको खोजकर, या जो मूल भाषा का जो मूल पाठ का जो भी शब्द है उसको ज्यों का त्यों रख देता है, और अंत में एक व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखकर उसको बता देता है कि ये उस कल्चर में किस संदर्भ में यूज होता है। तो ठीक है, इस तरह से अनुवादक इस चैलेंज को पार पाते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक देश का अपना खान पान होता है और उनका प्रतिस्थापन करना असंभव सा हो जाता है। उदाहरणतः भारतीय भोजन चपाती, पराठा, इडली, डोसा, साग आदि और यूरोपीय भोजन सैंडविच, पिज्जा, बर्गर आदि का अनुवाद नहीं हो सकता। अतः अनुवादक कई बार मैंगो शेक, आइसक्रीम, वोदका आदि के अनुवाद में ज्यों का त्यों की पद्धति अपनाता है। तो कभी बैंगन का भरता, अ डिश प्रिपेयर्ड फ्रॉम मैश्ड एंड फ्राइड ब्रिंजल्स, तो अगर बैंगन का भरता लिखना है तो उसकी जगह ये ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है। घेवर, जानते हैं एक मिठाई है एक तरह की, ए स्वीट प्रिपेयर्ड फ्रॉम व्हीट फ्लोर ऑयल एंड क्रीम। तो घेवर का तो आप इंग्लिश में कुछ अनुवाद ऐसा एक शब्द में तो नहीं कर सकते, तो या तो आप घेवर लिख देंगे या अनुवादकीय टिप्पणी में ये लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आपने डायरेक्ट ही अगर उस तरह का संदर्भ है तो डायरेक्ट ही आप वाक्य में ये पूरा ट्रांसलेशन ही लिख दिए, उसका मतलब व्याख्या ही लिख दिया। ठीक है, आदि अनुवाद कर व्याख्या की पद्धति अपनाता है। तो मुख्य रूप से वो जैसे ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो घेवर लिख दिया कि ही इज ईटिंग घेवर, और नीचे कहीं पे अनुवाद टिप्पणी में आप बता दिए कि घेवर क्या है, स्वीट प्रिपेयर्ड फ्रॉम व्हीट फ्लोर ऑयल एंड क्रीम। ठीक है। तो सामाजिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों से निकले त्योहारों के अनुवाद में भी यही पद्धति अपनाई जाती है। तो रीति रिवाज हो गया, त्योहार हो गया, कोई नाम इस तरह का स्पेसिफिक है,
भोजन हो गया, जैसे डोसा है तो डोसा ही लिखा जाएगा उसको। अब इंग्लिश अंग्रेजी भाषी लोगों को अगर डोसा समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपने एक अनुवादकीय टिप्पणी लिख दिया, व्याख्यात्मक टिप्पणी लिख दिया, उसमें जो आपका डिटेल है, जैसे बैगन का भरता का यहाँ समझाया गया है, ये डिश प्रिपेयर्ड फ्रॉम मैश्ड एंड फ्राइड ब्रिंजल्स, तो उस तरह से करके आप जो अनुवाद की सीमाएं हैं उस पे आप उसको आप ओवरकम कर सकते हैं। तो रीति रिवाज एवं त्योहारों को समझ पाना प्रत्येक व्यक्ति के लिए तभी संभव हो पाएगा जब वह उसकी प्रयोगशीलता एवं सामाजिक महत्व से परिचित हो पाएगा। तो अगर हम रीति रिवाज एवं त्योहार बताते हैं तो वो उस परंपरा के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उस परंपरा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये सब जब तक हम लोग उसकी प्रयोगशीलता मतलब क्यों ये किया जा रहा है, उसके सामाजिक महत्व क्या है, जब तक हम लोग इससे परिचित नहीं होंगे तब तक हम हमारे पास एक वर्ड या एक नाम से हम उसके अर्थ को पूरी तरह समझ नहीं सकते हैं। शब्द प्रयोग के धरातल पर भी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ महत्वपूर्ण माने गए हैं। शब्द के साथ साथ संस्कृति और धर्म की व्याख्या करने वाले एकाधिक पद समूहों का भी अनुवाद करना अत्यंत कठिन कार्य है। भारतीय समाज में व्याख्यायित धर्म मात्र रिलीजन और दीपक मात्र अर्थ एंड लैंप से अनुदित नहीं हो सकता। तो कभी कभी जो होता है, अगर हमारे पास अनुवाद है भी लेकिन वो जिस संदर्भ में वो किसी एक संस्कृति में उसका इस्तेमाल होता है, हो सकता है उस दूसरी संस्कृति में उसका उस संदर्भ में इस्तेमाल नहीं होता होगा। ठीक है, जैसे हम लोग धर्म बोलते हैं तो धर्म भारत में एक व्यापक अवधारणा है, जिसे सिर्फ रिलीजन बोलेंगे तो रिलीजन का मतलब हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियनिटी हो जाता है दूसरे इंग्लिश के लैंग्वेज में। लेकिन अगर हम भारतीय संदर्भ में धर्म को देखें तो एक अर्थ तो ये होता ही है, बट लेकिन वो पूरा व्यापक अर्थ लिए होता है। जैसे माता पिता की आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है, तो इसमें तो रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इंग्लिश में रिलीजन की बात करते हैं तो एक रिलीजन को ही इंडिकेट करता है, या हिंदू हो गया, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये वाले संदर्भ में। ठीक है, उसी तरह अगर हम दीपक को सिर्फ अर्थ एंड लैंप लिखेंगे तो इससे आपको वो फीलिंग आ रहा है क्या, जो दीपक मिट्टी का दिया होता है उसको अगर अर्थ एंड लैंप लिख रहे हैं तो वो भाव नहीं आ रहा है। करेक्ट, दो संस्कृति में जब हम अनुवाद करने चलते हैं तो हमें इस तरह की बातों का ध्यान रखना होता है कि जब भी इस तरह का संदर्भ आए तो आपने शब्दानुवाद तो कर दिया है, लेकिन अगर उससे उसका जो मूल भाव है, उससे जो उसकी संस्कृति और धर्म की व्याख्या है, अगर वो नहीं हो पा रही है तो आप व्याख्यात्मक टिप्पणी, जैसा हमने पहले देखा, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय समाज में रिश्ते नाते के अंतर्गत पूरा समाज शास्त्र समाया हुआ है। यहाँ माता पिता के अतिरिक्त मामा, चाचा, मौसा, ताऊ, मामी, चाची, बुआ, ताई आदि एक परिवार के आपसी बंधन से बंधे हैं। इन सब के आपसी बंधन और प्रेम को मात्र अंकल और आंट, तो इंग्लिश में देखा होगा कि मामा हो गया, चाचा हो गया, ताऊ हो गया, उन सबके लिए अंकल आंट का यूज किया जाता है। तो इस शब्द के द्वारा कहाँ तक बांधा जा सकता है, तो आप जो भारतीय संदर्भ में जो आपसी बंधन और प्रेम है, जो विभिन्न शब्दों से व्याख्यायित होता है, उसे आप सिर्फ अंकल और आंट शब्द के द्वारा नहीं बांध सकते। इस प्रकार सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था एवं स्थिति का अनुवाद प्रायः असंभव सा ही है। ठीक है, तो इसलिए हमें काफी डिफिकल्टी होता है, इसलिए इसको बोला जाता है कि प्रायः असंभव है सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था का अनुवाद, अवस्था एवं स्थिति का अनुवाद। अब आते हैं लोकोक्ति मुहावरों का अनुवाद। तो लोकोक्ति एवं मुहावरे में भाषा विशेष की सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं निहित होती हैं। लोकोक्ति एवं मुहावरे लोक कल्पना से रंगी अभिव्यक्तियां हैं जिनसे लोकानुभव विकसित होता है तथा भाषा में चमत्कार तथा सौंदर्य उत्पन्न होता है। तो मुहावरे और लोकोक्तियां, उससे भाषा में तो एक अलग तरह का सौंदर्य आता ही है, लेकिन वो लोकोक्ति और मुहावरे एक जो स्पेसिफिक संस्कृति है, एक सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उनसे काफी गहनता से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, मुहावरे जहां एक और भाषा की संरचना शक्ति का प्राण है, वही लोकोक्तियां उस भाषा की संस्कृति की पहचान है। तो मुहावरे भाषा की संरचना शक्ति को बढ़ाती है, वही लोकोक्ति उस भाषा की संस्कृति की पहचान होती है। अतः एक भाषा से दूसरी भाषा में लोकोक्ति और मुहावरों का सही संप्रेषण जितना महत्वपूर्ण है उतना ही कठिन भी है। तो लोकोक्ति और मुहावरे सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के सबसे उपयुक्त उदाहरण है। देखिए, मुहावरा क्या है, जो एक स्पेसिफिक भाषा है, जैसे हिंदी में मुहावरे का जिस तरह से इस्तेमाल होता है, अंग्रेजी में वहां के सांस्कृतिक संदर्भों के रूप में उसका इस्तेमाल होता है। उसी तरह लोकोक्तियां भी हो गई जो भाषा की संस्कृति से काफी नजदीकी से जुड़ी हुई होती है। तो इस तरह से जब हम अनुवाद करते हैं तो लोकोक्ति और मुहावरों के अनुवाद में वही अर्थ का संप्रेषण काफी कठिन हो जाता है, और जब तक उस अर्थ का संप्रेषण नहीं होगा हम लोग मुहावरे और लोकोक्तियों के अनुवाद को सफल नहीं मान सकते हैं। तो ऐसे में अनुवादक के समकक्ष कई कठिनाइयां उपस्थित हो जाती हैं। लोकोक्ति मुहावरे के अनुवाद की सीमाएं तब आरंभ होती है जब शब्दानुवाद से मूल अर्थ को बाधा पहुंचती है अथवा दूसरी भाषा में समान अभिव्यक्ति नहीं मिल पाती है। तो अगर हम लोकोक्ति मुहावरे का शब्दानुवाद कर देते हैं तो उससे अर्थ को क्या हो जाएगा,
अर्थ उससे समझ में नहीं आएगा दूसरी भाषा में, ठीक है। तो और या फिर अगर अर्थ समझ में भी आए तो फिर उसका जो अभिव्यक्ति है, क्योंकि लोकोक्ति या मुहावरे उस स्पेशल जो भाषा है या संस्कृति है उसके संदर्भ में लिखा गया है या उसके संदर्भ में प्रचलित है, तो उस अगर दूसरी भाषा का पाठक उसको पढ़ेगा तो उसको वो अभिव्यक्ति या फिर वो भाव नहीं मिल पाएगा। उदाहरण के लिए, इट इज हिज हरकुलियन टास्क, ठीक है, का यदि अनुवाद करना हो तो यह बात स्पष्ट ही है, हरकुलियन हिंदी भाषी के लिए अपरिचित है। यह वह व्यक्ति है जो अपने कार्य में सिद्ध हुआ था। तो कोई हरकुलियन है अंग्रेजी संस्कृति में जो अपने कार्य में सिद्ध हुआ था। अतः यह मुहावरा सिद्धि को प्रकट करता है तथा प्रत्येक हिंदी भाषी जानता है कि भगीरथ भी अपने मनोरथ में सिद्ध हुआ था। अतः उपयुक्त मुहावरे का अनुवाद उसका भगीरथी प्रयास है। तो आप इसको हरकुलियन अ, उसका हरकुलियन प्रयास नहीं अनुवाद करेंगे, उसका क्या अनुवाद करेंगे, उसका भगीरथी प्रयास है, ठीक है। तो इस मुहावरे को हमने कैसे कन्वर्ट कर दिया, अपने संस्कृति के अकॉर्डिंग हमने मुहावरे का जब अनुवाद किया तो उसके अपने संस्कृति के अकॉर्डिंग ढाल दिया। तो दोनों का अर्थ क्या हुआ, कार्य में सिद्ध, ऐसा जिसने अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त की है। तो आप इंग्लिश में बोले चाहे हिंदी में, लेकिन दोनों को हमने संस्कृति विशेष के संदर्भ में हमने अनुवाद इसका किया है। इस प्रकार सांस्कृतिक अंतर आने पर अर्थाभिव्यक्ति में अंतर हो जाता है। इस प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण भी है, आइए देखते हैं। जैसे देखिए, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, तो हम हिंदी में क्या होगा, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, ठीक है। इसका अनुवाद किया तो हमने इसका शब्दानुवाद न करके जो हमारे लिए सबसे उपयुक्त या हमारे संस्कृति में प्रचलित है उस संदर्भ में हम इसका अनुवाद करते हैं, ठीक है। उसी तरह एवरी पॉटर प्रेजेस इज ऑन पॉट, तो ये इंग्लिश में हो गया। और हिंदी में इसका क्या अपने संदर्भ में करते हैं, अपनी दही को कौन खट्टा कहता है। तो हमने इसका शब्दानुवाद न करके अपनी संस्कृति के अनुरूप इसका अनुवाद क्या होगा, हमारे संदर्भ में कौन सा मुहावरा कौन सी लोकोक्ति यूज होती है उसी अर्थ के लिए, तो हम लोग उस संदर्भ में इसका अनुवाद करते हैं। इट इज ए कॉक एंड बुल स्टोरी, तो ये इंग्लिश में एक है मुहावरा या फिर लोकोक्ति। तो यहाँ पे हम लोग इसका हिंदी अनुवाद क्या कर देंगे, यह बेसिर पैर की बात है। तो आप देखते हैं अर्थ के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो दोनों का समान अर्थ है, लेकिन अगर अनुवाद देखेंगे तो अनुवाद दूसरी तरह से किया गया है। ये सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को ध्यान में रखते हुए अनुवाद किया गया है, ठीक है। तो यही पे यही बताने की कोशिश की जा रही है कि लोकोक्ति और मुहावरों का अनुवाद ऐसा होना चाहिए जो कि जो संस्कृति विशेष है उसकी परंपरा और उसकी जो रीति रिवाज है, उसके जो ट्रेडिशन है उससे मेल खाए। ऐसा ना हो कि आपने लोकोक्ति मुहावरों का शब्दानुवाद कर दिया जिससे वो अर्थाभिव्यक्ति नहीं आ पाई आपके अनुदित पाठ में, ठीक है। हिंदी में ऐसे अनेक संस्कृति आधार युक्त मुहावरे हैं जिनका अंग्रेजी में सटीक अनुवाद संभव नहीं, यथा गंगा नहाना, श्री गणेश करना, हाथ पीले करना, चूल्हा चौका करना, सदा सुहागन रहना। तो ऐसी जो भारतीय संस्कृति में प्रयोग होने वाले जो ये शब्द हैं या फिर जो अनुवाद ये मुहावरे हैं, उनका आपको अंग्रेजी में अनुवाद सटीक अनुवाद नहीं मिल पाएगा, जिनके समानार्थक मिलना संभव नहीं होता। अतः इनका शब्दानुवाद या भावानुवाद नहीं किया जा सकता। इसलिए आप इसका ना तो शब्दानुवाद कर सकते हैं, नहीं भावानुवाद कर सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे इसके बाद, इन्हें स्पष्ट करने के लिए कई बार व्याख्यात्मक टिप्पणियों का सहारा लेना पड़ता है। तो आप उसको ऐसे ही लिख देंगे सेम ज्यों का त्यों और उसको व्याख्यात्मक टिप्पणियों के माध्यम से उसको समझा देंगे कि इसका मतलब क्या होता है उस पर्टिकुलर संदर्भ में, ठीक है। अब आते हैं अनुवाद की स्थानीय परक सीमाएं। तो प्रत्येक क्षेत्र, राज्य, देश और भौगोलिक द्वीप की अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज तथा प्रचलन होते हैं। इन सभी व्यवहारों को व्यक्त करने की अपनी रीति नीति और भाषिक प्रयुक्तियां होती है। जब ये प्रयुक्तियां अपनी सीमा से अतिक्रमित होकर अन्यत्र प्रयोग में आती हैं तो अपने मूल अर्थ की अपेक्षा भिन्न अर्थ की अभिव्यंजना भी करती पाई गई है। तो जैसे कोई भी एक शब्द है, वाक्य है या फिर कोई भी एक फ्रेज है जो इस क्षेत्र में यूज होती है, अगर वो दूसरे क्षेत्र या दूसरे भौगोलिक एरिया में अगर आप उसका आप इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है जिस अर्थ में वो यहाँ पे यूज हो रहा हो वहां पे उसका अलग ही अर्थ आता हो, ठीक है। तो इस तरह की भी आपकी स्थानीय परक सीमाएं हो सकती है अनुवाद की। तो एक ही शब्द है जिसका किसी अलग रीजन में कुछ और मीनिंग है और उसको अगर आप दूसरे देश या दूसरे राज्य में अगर आप जाएंगे तो उसका कुछ और मीनिंग हो सकता है। जैसे भारतीय भाषाओं के संदर्भ में भी आप देखेंगे कई बार हिंदी और दक्षिण भारतीय भाषाओं में एक शब्द जो दोनों में कॉमन होता है, लेकिन उसका मीनिंग अगर उसका अर्थ देखेंगे तो वहां उसका अर्थ कुछ और होता है और हिंदी भाषा में उसका अर्थ कुछ और होता है। तो यही चीजें हम बताई गई है कि वो भी एक तरह से स्थानीय परक सीमाएं अनुवाद की होती हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बहुभाषिकता के कारण विभिन्न भाषिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोग अपनी अपनी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। अमेरिका में गैस का अर्थ पेट्रोल, जबकि भारत में गैस किसी भी तरल के गैसीय रूप को कहा जाता है। देखिए, अमेरिका में आमतौर पे जो गैस होता है ना उसको
गैस का अर्थ क्या होता है, मतलब पेट्रोल, मतलब अगर आपको व्हीकल में गैस डालना है मतलब वो पेट्रोल की बात कर रहे हैं। लेकिन भारत में गैस किसी भी तरल के गैसीय रूप को कहा जाता है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं जो सॉलिड लिक्विड गैस, वो वाला गैस के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं, एलपीजी गैस और सीएनजी गैस ऐसी बात करते हैं। लेकिन वहां पेट्रोल के संदर्भ में गैस बोला जाता है। इसी प्रकार सर्जेंट शेरिफ का तात्पर्य पुलिस ऑफिसर से है और एजेंट का मतलब सीक्रेट पुलिस से होता है। ऑस्ट्रेलिया में रेल रोड से तात्पर्य सड़क पर मल्टी बॉगी व्हीकल अर्थात 2-3 बड़े ट्रकों को इकट्ठे मिलाकर एक ट्रक से है। कार के लिए ऑटोमोबाइल तथा सेंट्रल के लिए फेडरल आदि शब्दों के प्रयोग देखे जाते हैं। तो इस तरह की भिन्नताएं आपको मिल जाएगी। इस प्रकार अनुवाद प्रक्रिया में अनुवादक को क्षेत्रीयता और स्थानीय परक अभिव्यक्तियों की सीमाओं से दो चार होना पड़ता है। तो इस तरह आप देखते हैं कि जो सेम वर्ड है वो भिन्न भिन्न संदर्भों में, भिन्न भिन्न देशों या सीमाओं में अलग अलग तरह से यूज होती है। तो इससे आपको स्पष्ट होता है कि क्षेत्रीयता और स्थानीय परक अभिव्यक्तियों की सीमाएं अनुवादक को झेलना पड़ता है। स्रोत भाषा की सामग्री को जब अनुवादक लक्ष्य भाषा में अंतरित करने की प्रक्रिया की ओर उन्मुख होता है तो सर्वप्रथम वह स्रोत पाठ की मूल प्रकृति अर्थात पाठ का संबंध किस विषय या क्षेत्र से है। तो हम लोग देख रहे हैं पाठ की प्रकृति के स्तर पर अनुवाद। अभी तक हम लोग देख रहे थे सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों का अनुवाद। तो अब चलते हैं पाठ की प्रकृति के स्तर पर अनुवाद, सीमाएं एवं अनुवाद्यता। तो स्रोत भाषा की सामग्री को जब अनुवादक लक्ष्य भाषा में अंतरित करने की प्रक्रिया की ओर उन्मुख होता है तो सर्वप्रथम वह स्रोत पाठ की मूल प्रकृति अर्थात पाठ का संबंध किस विषय या क्षेत्र से यह देखता है। तो जब भी आप स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में अनुवाद करने की प्रक्रिया में है तो सबसे पहले देखते हैं कि जिस मूल पाठ का आप अनुवाद करने जा रहे हैं वह किस विषय या किस क्षेत्र से रिलेटेड है, उसका सब्जेक्ट क्या है। साथ ही यह भी देखना अपरिहार्य हो जाता है कि पाठ की सामग्री का संबंध किस विधा से है। तो यहाँ विधा भी देखते हैं कि वो निबंध है, वो कहानी है, वो कविता है, क्या है वो, यह साहित्यिक है अथवा साहित्येतर। तो साहित्यिक क्या है, यह यदि साहित्यिक है तो कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, समीक्षा, निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी, डायरी और अन्य हो सकता है। तो साहित्यिक के अंदर ये सारी विधाएं आती हैं। यदि वह साहित्येतर है तो वो कार्यालय है, प्रशासनिक है, विधिक है, वाणिज्यिक है, मीडिया तथा ज्ञान के क्षेत्रों से संबंधित है। तो ये साहित्येतर तरह के जो भी आपके विषय होंगे वो इन सब विषयों में आएंगे। अब आते हैं साहित्यिक पाठ के स्तर पर अनुवाद। तो साहित्य में जहाँ एक और दृष्टि से जन्म लेने वाली विषय वस्तु का महत्वपूर्ण स्थान होता है, वहीं दूसरी ओर उस विषय वस्तु की विशिष्ट शैली अपना अन्यतम स्थान रखती है। तो ठीक है, विषय वस्तु तो इम्पोर्टेंट है ही, विषय वस्तु के साथ शैली भी काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ठीक है, तो हर एक जो विधा है उसकी अपनी अपनी शैली है। नाटक अलग शैली में लिखा जाता है, जो संस्मरण है वो अलग शैली में लिखा जाता है, डायरी अलग शैली में लिखा जाता है, कहानी अलग शैली में लिखी जाती है, कविता अलग शैली में लिखी जाती है। तो अनुवादक का यह परम दायित्व बन जाता है कि वो साहित्यिक सामग्री की विषय वस्तु एवं शैली दोनों का अनुवाद करे। तो सिर्फ आप विषय वस्तु का अनुवाद नहीं करेंगे, वो किस शैली में लिखी गई है उसको भी आप ध्यान में रखते हुए अनुवाद करें। साहित्य में समाज, संस्कृति एवं ज्ञान के विविध रूप आते हैं, अतः भाषिक, शास्त्रीय या सामाजिक भिन्नता मिलने पर अनुवादक अनअनुवाद्यता के स्तर पर पहुंच जाता है। इसलिए साहित्य में आप देखेंगे कि समाज, संस्कृति एवं ज्ञान का भंडार आपको मिलेगा। अलग अलग समाज की कहानियां मिल जाएंगी, संस्कृति मिल जाएंगी, ज्ञान के विविध रूप आपको डिफरेंट अलग अलग तरह के साहित्य पढ़ेंगे तो इन सब का विविध रूप आपको सामने आएगा। अतः भाषिक संस्कृति तो भाषिक विभिन्नताएं हो सकती है यहाँ पे, शास्त्रीय यानी शैलीगत आपकी जो विभिन्नताएं हो सकती है, सामाजिक भिन्नताएं हो सकती है। तो इन सब को भी इन सब के मिलने पर भी अनुवादक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जब वो अनुवाद करने की स्थिति में नहीं होता है या फिर उसके सामने कठिनाई आती है। अनअनुवादिता की स्थिति अनुवादक के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। साहित्य का आदि एवं सर्वाधिक प्राचीन रूप पद्य या काव्य है। काव्यानुवाद सबसे कठिन, श्रम साध्य एवं लगभग असंभव सा दिखने वाला कार्य है। काव्यानुवाद में न केवल मूल भाव एवं दृष्टि की रक्षा करनी होती है वरन अभिव्यक्ति शैली को भी बनाए रखना आवश्यक होता है। काव्य में सबसे पहली सीमा पर्याय चयन से संबंधित है। कवि के मूल भाव तक तो पहुंचा जा सकता है किंतु उस मूल भाव को उसी आकर्षण के साथ एवं प्रभावशील रूप में प्रकट कर पाना कठिन है। कब सबसे जो डिफिकल्ट काम है साहित्यिक पाठ के अनुवाद में वो है पद्य या काव्य का अनुवाद, क्योंकि पद्य या काव्य की अपनी एक विशिष्ट शैली होती है, अपनी एक अभिव्यक्ति शैली होती है और उसका अनुवाद करना लगभग असंभव सा दिखता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप तो लेखक के मूल भाव तक पहुंचाए, उसको पढ़ के आपको समझना होता है कि लेखक इससे क्या कहना चाह रहा है, लेकिन और उसी शैली में आपको उसको दूसरी भाषा में लिखना या अनुवाद करना ये काफी कठिन काम होता है। विशेषकर उदाहरण उदाहरण के लिए यदि रीतिकाल के कवियों का उदाहरण लिया जाए तो उन्होंने दोहे में अनेक प्रकार के भावों को प्रकट कर अनुवादक के समक्ष कई कठिनाई पैदा की। एग्जाम्पल के लिए बिहारी कवि का एक दोहा, इसमें देखिए, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है
नैनन ही सौबान। तो इसमें इसको अगर इंग्लिश में आप अनुवाद करेंगे तो देखिए यहाँ प्रार्थना, नकारना, प्रेम, खीज, मिलना, खिलना, लज्जित होना आदि अनेक भाव एक साथ दो पंक्तियों में वर्णित किए गए हैं। ऐसे भावों को दो ही पंक्तियों में उचित पर्याय द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता। तो इसी शैली में अगर आप इसको इंग्लिश में अनुवाद करना चाहें, इसका कैसे कर पाएंगे? काफी कठिन होता है। तो काव्य में लय के साथ साथ बिंब होता है, कल्पना होता है, रस होता है, आदि का भी प्रयोग होता है। यही कारण है कि काव्य से सहृदय मतलब पाठक शीघ्र आकर्षित एवं प्रभावित होता है। अतः काव्यानुवाद करते हुए उपयुक्त तत्वों की रक्षा करना आवश्यक है। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि आपका अलग बिंब बनेगा इसको पढ़ते हुए, आपको एक अलग रस की प्राप्ति होगी इसको पढ़ते हुए। अगर आप इसका इंग्लिश अनुवाद करते हैं और इंग्लिश अनुवाद में वही भाव को लाना, सोचिए कितना कठिन है, वो भी दो पंक्तियों में। इसी प्रकार गद्यानुवाद में भी विशेष सावधानी की आवश्यकता है। गद्यानुवाद में वाक्यों की संरचना व्याकरणिक आयाम पर भी अभिव्यंजित की जाती है। यथा कई बार समान से दिखने वाले शब्द रूप अलग अर्थों को प्रकट करते हैं। जैसे देखते देखते मेरी आंखें दुब गई, देखते देखते दिन बीत गया। तो यहाँ पे दोनों जगह पे देखिए देखते देखते का अलग अर्थ में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो अनुवाद करते समय अगर आप गद्यानुवाद भी कर रहे हैं तो इस तरह की वाक्यों पे आपका ध्यान, इस तरह के प्रसंगों पे आपका ध्यान होना चाहिए। अगर दोनों एक ही पार्ट में आ रहे हैं और दोनों का आपने अनुवाद एक ही तरह से कर दिया तो इसका पूरा अर्थ ही बदल जाएगा। उपयुक्त दोनों उदाहरणों में देखते देखते शब्द का प्रयोग भिन्न अर्थों में हुआ है। पहले उदाहरण में समय का अधिक रूप प्रकट हो रहा है, मतलब देखते देखते मेरी आंखें दुब गई, मतलब टीवी इतनी देर देखा आपने, स्क्रीन पे देखा, तो देखते देखते आपकी आंखों में दर्द होने लगा, ये आपका भाव हो रहा है। जबकि दूसरे उदाहरण में समय के जल्दी बीत जाने का भाव प्रकट हो रहा है, मतलब जैसे देखते देखते एक वर्ष बीत गया, तो इसमें अलग संदर्भ में इसका यूज हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार शब्द रूप एवं शब्द चयन का गद्यानुवाद में विशेष महत्व है। तो आपको पहले तो पाठ के संदर्भ में उसका अर्थ समझना होता है और उसके लिए उपयुक्त शब्द चयन आपका लक्ष्य भाषा में करना होता है। तो ये भी अनुवादक के लिए कड़ी चुनौती है। गद्यानुवाद विशेषकर यदि नाटकों का अनुवाद करना हो तो ऐसे में पात्रों के संवाद, भाषा शैली, वातावरण चित्रण आदि का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसा कि नाटक है, नाटक का अपनी एक शैली होती है जिसमें संवाद इंपॉर्टेंट होता है, भाषा शैली इंपॉर्टेंट होता है, वातावरण का चित्रण इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सब का भी विशेष ध्यान रखता है अनुवाद करते समय। अब आते हैं साहित्येतर पाठ के स्तर पर अनुवाद। साहित्येतर सामग्री का अनुवाद साहित्यिक अथवा सृजनात्मक साहित्य से अपेक्षाकृत भिन्न होता है। साहित्येतर सामग्री के अंतर्गत कार्यालय, विधि, वाणिज्य, विज्ञान, जनसंचार आदि आते हैं। तो पहले देख लेते हैं कार्यालयी साहित्य के स्तर पर अनुवाद। कार्यालयी अनुवाद का संबंध संविधानिक उपबंधों, विविध सरकारी, गैर सरकारी एवं निजी कार्यालयों में हो रहे अनुवादों से है। कार्यालयी अनुवाद की अपनी एक विशिष्ट शैली होती है जिसका अनुपालन परम आवश्यक है। कार्यालयी अनुवाद मुख्यतः सूचना प्रधान साहित्य है, अतः इसमें शैली से संबंधित इतनी समस्याएं नहीं उठती। देखिए जो भी कार्यालयी अनुवाद है वो मुख्य रूप से सूचना प्रधान साहित्य है। जो उसमें कहा गया है उसका वो द्विअर्थी नहीं हो सकता है। उसमें कोई आपको बिंब नहीं दिखेगा, कोई उसमें आपको मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं होगा। तो इस तरह से इसमें शैली के स्तर पर कोई समस्या नहीं उठती है। कार्यालयी अनुवाद की सबसे पहली सीमा पारिभाषिक शब्दों से संबंधित है। तो पारिभाषिक शब्दावली हर एक तरह के साहित्येतर जो पाठ है उसकी अपनी अपनी पारिभाषिक शब्दावली होती है। विधि के लिए अलग है, आपको प्रशासन के लिए अलग शब्दावली है, आप चिकित्सा के क्षेत्र में जाएंगे तो उसकी अपनी शब्दावली है, विज्ञान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की अपनी शब्दावली है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि सब सारी जो क्षेत्र है उसके अलग अलग पारिभाषिक शब्द है, अपनी शब्दावली है। उदाहरण के लिए रिसिप्ट के लिए रसीद, आवती दो रूप, सिविल के लिए दीवानी, सिविल व्यवहार, आम नागरिक तीन रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे आप रिसिप्ट का इंग्लिश में रिसिप्ट है, इसका आप दो अनुवाद कर सकते हैं। एक तो आपका रसीद हो गया और एक हो गया आवती, जो कि दोनों दो संदर्भों में आपका इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसी तरह सिविल को आप देखिए, सिविल को आप अच्छे से समझ पाएंगे। सिविल के लिए एक तो दीवानी यूज होता है, एक सिविल व्यवहार यूज होता है और एक आम नागरिक के लिए भी सिविल यूज होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो पारिभाषिक शब्द है आप किस संदर्भ में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं कुछ अंग्रेजी शब्द ऐसे भी हैं जिनके एक ही हिंदी पर्याय मिलते हैं। यथा बृहद पारिभाषिक शब्द संग्रह में एग्रेशन और अटैक के लिए एक ही हिंदी रूप आक्रमण मिलता है। जैसे इंग्लिश में आपका एग्रेशन भी है, अटैक भी है और हिंदी में आपको आक्रमण ही मिलता है उसका अनुवाद। एग्रेशन उत्साह का रूप है जबकि अटैक हथियार आदि से लैस होकर वास्तविक हमले को कहा जाता है। अतः अनुवादक यदि अर्थ को समझे बिना इनके पर्याय का प्रयोग करता है तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। अब आते हैं मीडिया साहित्य के अनुवाद में अननुवादिता की समस्या। मीडिया में वैसे तो अनुवाद से संबंधित अनेक समस्याएं दिखलाई देती हैं, किंतु सबसे बड़ी समस्या विज्ञापनों के अनुवाद की है। समाचार पत्रों अथवा पत्र पत्रिकाएं आज के दौर में विज्ञापनों की भरमार देखी जा सकती है। ये विज्ञापन वस्तु को आधार बनाते हैं तो पाठक श्रोता के आकर्षण का केंद्र भी होते हैं।
इसलिए इनका अनुवाद करते हुए शब्द चयन महत्वपूर्ण है, जिसके अभाव में वस्तु एवं विषय दोनों के साथ खिलवाड़ हो सकता है। तो इसमें देखिए विज्ञापनों का जब भी अनुवाद करते हैं तो विज्ञापन क्या किस लिए यूज होता है? पाठक और श्रोता को आकर्षित करने के लिए। तो उसके लिए अलग तरह की शब्दावली यूज होती है, उसके लिए अलग तरह के भाव यूज होते हैं। तो उन सब जब अनुवाद करते समय हमें उसके अर्थ और संदर्भों को बहुत अच्छे से समझना है। उदाहरण देखते हैं, जैसे लिव लाइफ किंग साइज। तो इसका किंग साइज मतलब आप राजा के संदर्भ में यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हिंदी अनुवाद क्या हुआ? जिंदगी जिए शान से। तो अगर आप इसका भी अर्थ देखेंगे, इसका भी भाव देखेंगे, अर्थ देखेंगे तो सेम ही है, लेकिन दोनों में हमने दोनों भाषा के संदर्भ में जो सबसे अच्छा जान पड़ता है वैसा अनुवाद किया। ठीक है, उसी तरह अ मोर कार पर कार, ये इंग्लिश में बोला जाता है। इसी को अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो एक कार जिसमें समाये आपका संसार। तो ये विज्ञापनों के संदर्भ में बात हो रही है। आपने किसी विज्ञापन में देखा होगा कि हिंदी में बोल रहे हैं जिंदगी जिए शान से, और उसी का अगर इंग्लिश में उसी विज्ञापन को अगर आप देख रहे हैं एडवर्टीजमेंट को, तो उसमें बोला है लिव लाइफ किंग साइज। ठीक है, तो इस तरह से हमें देखना होता है कि कौन सा ज्यादा सुटेबल है और क्या अर्थ है, हम उसका क्या अनुवाद कर रहे हैं। अगर इसका शब्दानुवाद करेंगे तो वो अभिव्यंजना यहाँ पे नहीं हो पाएगी, जिससे आप दर्शकों को आकर्षित कर सकें। ठीक है, अब आते हैं वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य के स्तर पर अनुवाद। तो विज्ञान की भाषा विषय परक अर्थात शाखा विशेष यथा भौतिकी, रासायनिकी, वाणिज्यिकी, जैविकी, वैज्ञानिकी, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी आदि किसी एक विषय से संबंधित होने से वर्णनात्मक होती है। सुनामी के वर्णन में प्रयुक्त भाषा में भौगोलिक, सागर विज्ञान, भौतिकी आदि बहुविधि विषयों की समावेशित जानकारी पूर्ण होगी। अतः इसके अनुवाद में केवल स्रोत भाषा या लक्ष्य भाषा का ज्ञान पर्याप्त होगा, अपितु ज्ञान की भाषा विशेष की जानकारी भी अपरिहार्य होती है। जब भी विज्ञान से संबंधित किसी साहित्य का हम लोग अनुवाद करते हैं तो आपको विषय की भी जानकारी होनी जरूरी है। ठीक है, संकल्पनात्मक एवं व्यवहार परक प्रश्नों के उत्तरों की संपूर्ण जानकारी के अभाव में अनुवाद बोझिल, कृत्रिम और भ्रामक हो सकता है। तो अगर आपने शब्दानुवाद सिर्फ कर लिया, आप उसकी संकल्पना आपको पता नहीं है कि आपको किस संदर्भ में उसको इस्तेमाल करना है, उसकी क्या पारिभाषिक शब्दावली है, तो इसलिए बोला जाता है कि अनुवादक जिस भी विषय का अनुवाद कर रहे हैं उस विषय का उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। संक्षिप्तियां और प्रतीक तथा संकेत वैज्ञानिक साहित्य में व्यापक रूप से प्रयोग होते हैं। तो आपका एब्रिविएशन हो गया, डिफरेंट आपको साइंस यूज होते हैं, प्रतीक हो गए, संकेत हो गए। तो इस तरह के बहुत सारे चीज साइंस या विज्ञान से संबंधित विषयों में उपयुक्त होते हैं और इनके सभी के विशेष अर्थ होते हैं तथा अलग अलग संक्रियाओं के बोधक होते हैं। तो जो भी संकेत यूज हो रहे हैं, जो भी प्रतीक यूज हो रहे हैं, वो अलग अलग डिफरेंट प्रोसेस या डिफरेंट प्रक्रियाओं के बोधक होते हैं, इसलिए उनका अनुवाद काफी कठिन होता है। तो जब तक आप उसका संदर्भ नहीं समझेंगे तो आप उसका शब्दानुवाद नहीं कर सकते, उसका कोई भी अनुवाद आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद में लक्ष्य भाषा के प्रयोक्ता वर्ग की रुचि स्तर यथा शोधार्थी, स्कूल, कॉलेज अथवा शिशु वर्ग आदि के अनुरूप भाषा शैली में विज्ञान की गूढ़ संकल्पना तथा उभरते प्रश्नों के उत्तरों से युक्त अनुदित पाठ का निर्माण करना एक बड़ी बाधा भारतीय विज्ञान साहित्य परिदृश्य में पाई गई है। जो भी वैज्ञानिक साहित्य उसका आप अनुवाद कर रहे हैं, जैसे आप कोई शोधार्थी के लिए यूज कर रहे हैं, स्कूल के बच्चों के लिए यूज कर रहे हैं, कोई कॉलेज का जो स्टूडेंट है उसके लिए आप अनुवाद कर रहे हैं, तो देखेंगे कि दोनों की भाषा शैली में भी विज्ञान का ही है, लेकिन दोनों में भाषा शैली में काफी अंतर है। तो आप देखेंगे कि जो कॉलेज का स्टूडेंट है उसके लिए थोड़ी जटिल भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले हैं उनके लिए भाषा शैली को आसान रखा गया है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपका जो पाठक वर्ग है वो किस स्तर की जानकारी वो समझ सकता है। ऐसे में आवश्यकता है ऐसे अनुवादकों की जो न केवल स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा में निष्णात हो, अपितु विषय ज्ञान क्षेत्र से भी सुपरिचित हो, तभी सार्थक साहित्य का निर्माण हो सकता है। तो इस तरह हमने ये यूनिट 4 भी कंप्लीट कर लिया है। अब देख लेते हैं हम लोग सारे इसके उत्तर जो है वो सॉल्व करने की स्थिति में है या नहीं। तो देखिए आपका पहला प्रश्न क्या था? अननुवाद्यता का अर्थ स्पष्ट करते हुए अनुवाद की सीमाओं की विवेचना कीजिए। तो हमने विभिन्न स्तर पर सीमाएं इसकी देखी, अननुवाद्यता का अर्थ भी देख लिया, तो आप इसको लिख लीजिएगा। पाठ की प्रकृति के स्तर पर हमने देखा कि साहित्यिक पाठ का अनुवाद कैसे करेंगे, साहित्येतर पाठ का अनुवाद कैसे करेंगे। साहित्येतर पाठ में हमारा डिफरेंट कार्यालयी साहित्य था, हमारा वैज्ञानिक साहित्य था और अन्य तरह के जो भी जनसंचार माध्यम और मीडिया से रिलेटेड साहित्य था, हम उन सब का अनुवाद कैसे करेंगे और उनके अनुवाद की क्या सीमाएं थी और क्या समस्याएं थी, उन सब का भी हमने जिक्र किया, हमने उसको पढ़ा है। फिर अननुवाद्यता का अर्थ समझाते हुए अननुवाद्यता के विभिन्न आयामों की चर्चा कीजिए। विभिन्न आयामों मतलब क्या? पाठ की प्रकृति के स्तर पे, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के स्तर पे और भी जितने भी चीज हमने पढ़ी, जिस जिस आयाम का हमने जिक्र किया, आप उसका यहाँ पे उल्लेख कर सकते हैं।
अननुवाद्यता के स्वरूप, स्थितियों एवं आयामों पर प्रकाश डालिए। अननुवाद्यता क्या है, पहले तो वो मेंशन कर देना है। किन किन परिस्थितियों में आप अननुवाद्यता का सामना करना पड़ता है और उसके आयाम क्या है, मतलब कहाँ कहाँ आपको अननुवाद्यता देखने को मिलती है, पाठ की प्रकृति के स्तर पे, सामाजिक सामाजिक संदर्भों में, उसमें हो गया लोकोक्ति मुहावरों में, कार्यालय और अन्य तरह के साहित्येतर साहित्यों में। तो अब देखिए, और अननुवाद्यता क्या है, तो इसका भी आप उत्तर लिखने की स्थिति में है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका यथासंभव प्रयास करूंगा मैं उसका उत्तर दे सकूं। और जो भी लोग जुलाई 2024 सेशन के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए मैंने MTT 051 का असाइनमेंट ऑलरेडी रिलीज कर दिया है, तो आप वहां से उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं और अपना असाइनमेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जितने भी नए अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।